जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। प्रिय बच्चों, दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध इतिहास के इस नई जानकारी के साथ मैं थैलेश शाहू आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जर्मनी में नाजीवाद क्या है और साथ ही साथ दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ वो क्यों हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी उसके कारण फिर से विश्व युद्ध के उस हालात को हमें देखना पड़ा, सहना पड़ा और इसकी क्या क्या ऐसे कारण बने, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो आइए हम आज के इस कालखंड की शुरुआत करते हैं। प्रिय बच्चों, पिछले दो अध्यायों में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध इसके बारे में पढ़ा। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में कैसी कैसी परिस्थितियां बनी। फिर वर्साय की संधि, जिसमें बच्चों मैंने बताया था कि जो विजेता राष्ट्र हैं उन लोगों ने मीटिंग किया और पराजित राष्ट्रों को अपनी निर्णय थोप दिया गया और इसके कारण जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर रूसी क्रांति की हम बात कर रहे थे कि रूस में अपने ही देश की सरकार के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने क्रांति कर दिया, विद्रोह करने लगे। फिर महान आर्थिक मंदी हमने देखा, 1929 से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया जो पूरे विश्व को आर्थिक रूप से पंगु, लाचार और कमजोर बना दिया। 1919 से 1945 के तक के विश्व इतिहास को समझने के लिए हमें बार बार इन्हें याद करना होगा। बच्चों, हमने देखा कि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय पूरे विश्व के लोगों में एक जोश था, एक खुशी का संचार था कि हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, ताकतवर बनेगा। परंतु जैसे जैसे उसकी लड़ाई का परिणाम और स्वरूप सामने आया तो पूरे विश्व को ज्ञात हुआ कि यह लड़ाई किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, इससे किसी का लाभ नहीं हो सकता। हर देश ने अपनी पूरी ताकत, पूरी आर्थिक रूप से जितने भी पैसे हैं, जितनी धन है, जितनी संपदा है, सबको लड़ाई में झोंक दिया। और जब युद्ध की भयावहता सामने आने लगी, किसी के घर में किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति के साथ साथ परिवार के कोई ना कोई युद्ध में जब आहत हुए, घायल हुए या मारे गए और युद्ध की उस विभीषिका के बाद लोगों को समझ में आया कि यह विश्व युद्ध किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, इससे मानव समाज का नुकसान ही हो सकता है। बच्चों, युद्ध जब समाप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में हमने देखा समाज में वहां कई देशों में अब राजतंत्र का विरोध होने लगा। बोले नहीं, हम राजतंत्र नहीं चाहते। क्या होना चाहिए? बोले लोकतंत्र होना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि लोकतंत्र नहीं, जब जनता के हाथ में शासन होगी तो वहां देश मनमानी करने लगेगा, शासक मनमानी हो जाएगा, कोई शासन व्यवस्थित नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये जो राजतंत्र है वो गलत है। किसी ने उदारवादी विचारधारा का विरोध किया, किसी ने उग्रवादी विचारधारा का विरोध किया। हम सामाजिक उठापटक की जगह तर्क पर आधारित सार्वजनिक बहस के आधार पर नीति निर्धारण को महत्व दिया जाता था ताकि समाज में सहमति के आधार पर निरंतर विकास हो, सबका विकास हो। यहाँ तक 1919 के बाद कई देशों में उदारवादी संविधान बने और उनके अनुरूप सरकारें बनी, लेकिन बच्चों व्यवहार में यह देखा गया कि उनमें भ्रष्टाचार के माध्यम से धनी वर्ग हावी रहते थे और चुनाव में जीते जनप्रतिनिधि वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाते थे, बल्कि उदारवादी व्यवस्था उन देशों में अधिक सफल थी जहां संपन्नता थी और जहां पर सामाजिक तबकों के बीच टकराव कम थी। वहीं जैसे उदाहरण हम ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की करें। बच्चों, दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद की हम बात करें तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावी होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल हुए। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध था क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग का जो व्यवसाय है वह घाटे का सामना कर रहा था, अर्थात उसे घाटे का सामना करना पड़ रहा था। इस तरीके से समाज में हम देखते हैं बच्चों कि उस समय 1929 की महामंदी के कारण सबसे अधिक अगर प्रभावित रहा तो यही मध्यम वर्ग रहा। किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी, छोटी दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे,
बेरोजगारी निरंतर बढ़ते जा रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कल कारखाने नष्ट हो गए थे। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे। जबकि मध्यम वर्ग, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाला मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 की महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनैतिक रूप से सक्रिय होने लगा। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी सब बातों के विरुद्ध था। ये सब चीज़ों को नकार रहा था, बोले नहीं यह सब उचित नहीं है, यह सब फालतू की बातें हैं। और साथ ही दूसरे देशों के विरुद्ध अति राष्ट्रवादी भी था। अति राष्ट्रवादी, बच्चों हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, हमें भी अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मगर अति राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? अति राष्ट्रवादी का मतलब होता है जब हम अपने देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए, अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्ति संपन्न बनाने के लिए, जब किसी दूसरे देश पर हम आक्रमण करते हैं या उसे कमजोर बनाने के लिए, अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करें, चाहे किसी की तन मन धन जो भी लगता है वो सब कुछ लगा दें, चाहे किसी देश को नुकसान होता है तो उसकी परवाह नहीं करना, बस हमारा ही देश सर्वशक्तिमान बने, ये अति राष्ट्रवादी कहलाता है। और यही अति राष्ट्रवादी विचारधारा समाज के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बनता चला गया। इस तरह के विचार फाशीवादी विचार कहे जाने लगे। इन आंदोलनों का फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नई फाशीवादी पार्टियां उभरने लगी और फाशीवाद कई प्रकार के थे। मगर उनमें आज बच्चों मैं फाशीवाद और नाजीवाद इसके जस्ट दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है फाशीवाद आखिर क्या है। आइए आज के कालखंड में इतना ही, दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा फाशीवाद क्या है, आखिर इसका स्वरूप इतना विकृत क्यों हुआ। और बंधुओं आपको बता दूं, नाजीवाद और फाशीवाद के कारण ही विश्व में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हालात बने, जो विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में मैं फाशीवाद पर चर्चा करूंगा, अवश्य वो वीडियो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के लिए धन्यवाद।